Hello students, now I am again with you with another important topic of business laws. Unit 3rd topic is main topic is Indian Partnership Act 1932 and the subtopic is kinds of partner. Today we discuss about the kinds of partner in partnership. So basically there are different kinds of partners are exist in the partnership and one by one I discuss with you. These are the kinds of partner. The first one is actual or active partner. So actual or active partner, as the name is suggested, so as you know very well, active partner basically these are the ordinary type of partners and who invest money into the business of the firm, actively participate in the functioning and management of business, and share its profit or losses also. तो एक्टिव पार्टनर या एक्चुअल पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस में ऑर्डिनरी टाइप से पार्टनर भी कहलाते हैं और ये बिजनेस में अपना फंड अपना मनी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट और बिजनेस के फंक्शंस में। तो इस तरह के पार्टनर्स को हम एक्टिव पार्टनर्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन ए में जो कहा गया है, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन ए लेज डाउन दैट subject to the contract between the partners, every partners is entitled to take part in conduct of the business of the firm. तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में ए में जो कहा गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट है कि बिटवीन द पार्टनर्स की वो किस टाइप के पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ तक कि हर एक पार्टनर जो है बिजनेस के एक्टिविटीज़ में कंडक्ट करने में बिजनेस को उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जनरली जो एक्टिव पार्टनर या एक्चुअल पार्टनर्स होते हैं वही ये जो पार्टनर्स हैं वो इसमें ज़्यादातर अपना फंड लेकर आते हैं और एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस के फंक्शंस में जो है वो रन करते हैं। सच पार्टनर्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड इन द फर्म्स बिजनेस and binds himself and other partners by all his acts done in a usual course of partnership business. तो जितने भी पार्टनर्स हैं इस टाइप के जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक्टिव या एक्चुअल पार्टनर जितने भी होते हैं वो सब जो है बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को जो है बाइंड हिमसेल्फ एंड अदर पार्टनर्स बाय ऑल, तो जितने भी पार्टनर्स हैं इस टाइप के वो सब बिजनेस से अपने आप को जोड़ के रखते हैं और बिजनेस में बन के रखते हैं और जितने और सारी एक्टिविटीज़ जो है वो डन यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन और पार्टनरशिप में करते हैं। सच पार्टनर मस्ट बी गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। ऐसे जो पार्टनर्स हैं वो अगर उनको रिटायरमेंट लेना होता है तो वो अपने पार्टनर्स की रिटायरमेंट की जो नोटिस है वो पब्लिक में देते हैं, पब्लिकली इसको पब्लिश कराते हैं और इन ऑर्डर टू एब्सोल्यूट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम लाइबिलिटीज, और इसलिए ताकि वो ये बता सकें कि अब हम इस पार्टनरशिप फर्म से फ्री हो रहे हैं और अपनी लाइबिलिटीज से फ्री हो रहे हैं और फॉर द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट, और जो भी एक्टिविटीज जो है अदर पार्टनर्स के द्वारा की जाएंगी वो उन एक्टिविटीज के लायबल नहीं होंगे। तो इस तरह के पार्टनर्स को हम एक्चुअल या एक्टिव पार्टनर्स कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। इनको स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसे पार्टनर को? स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं बेसिकली दीज पार्टनर्स इन्वेस्ट मनी इन द फर्म बिजनेस एंड टेक देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस में फंड या मनी तो इन्वेस्ट करते हैं बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रॉफिट में भी शेयर लेते हैं लेकिन एक्टिवली बिजनेस के फंक्शन में या बिजनेस अफेयर्स में वो किसी भी तरह की पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे पार्टनर्स को स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर कहा जाता है। बट इवन देन देयर लायबिलिटीज इज अनलिमिटेड, लेकिन इनकी जो लायबिलिटीज हैं वो भी अनलिमिटेड होती हैं। The act especially provide that if an act is binding on the firm, every partner is liable for it. क्योंकि जितने भी फर्म के पार्टनर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी पार्टनरशिप एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर हम देखें तो ये कहा गया है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो चाहे वो एक्टिवली पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो, किसी भी टाइप के पार्टनर्स हो, लेकिन सबकी लायबिलिटीज जो हैं वो होती हैं और दे आर बॉन्डेड विद द फर्म्स एक्टिविटीज और द अदर एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो ये आपको देखने को मिलेगा। द एक्ट स्पेशली प्रोवाइडेड, ये दिया गया है एक्ट में
जो पार्टनरशिप एक्ट है कि दैट इफ एन एक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्म एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर इट। कोई भी जो एक्टिविटी की जाती है फर्म के द्वारा तो हर एक पार्टनर उसके लिए लायबल होगा। स्लीपिंग पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म विदाउट गिविंग एनी पब्लिक नोटिस टू दिस इफेक्ट। कोई भी स्लीपिंग जो पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, वो कभी भी जब रिटायरमेंट लेता है तो जरूरी नहीं कि वो अपनी रिटायरमेंट की इंफॉर्मेशन पब्लिकली करे। एंड हिज लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म सीजेस सून आफ्टर रिटायरमेंट। और जो लाइबिलिटीज हैं वो ऑटोमेटिकली जो फर्म है वो उसकी लाइबिलिटीज को सीज कर देती है। एंड सच पार्टनर हैज नो ड्यूटीज टू परफॉर्म। और इस तरह के जो पार्टनर्स हैं उसको कोई ड्यूटीज जो है अन्य नहीं मिलती हैं और ना ही वो परफॉर्म करेगा, बट इज एंटाइटल टू हैव एक्सेस टू बुक्स एंड अकाउंट ऑफ द फर्म एंड ही कैन हैव अ कॉपी ऑफ देम। और लेकिन वो एंटाइटल है कि वो जो बुक्स एंड अकाउंट बुक्स वगैरह होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो फर्म के ले सकता है, वो देख सकता है बाद में भी, और उनकी कॉपी भी कभी भी मांग सकता है। तो ये जो है इसमें दिया गया होता है क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है और वो जब भी रिटायरमेंट लेता है तो उस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको देनी होती है। एंड थर्ड वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर बेसिकली जो है ऐसे पार्टनर्स होते हैं, सम पीपल डू नॉट इन्वेस्ट और पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बट ओनली गिव देयर नेम टू द बिजनेस और फर्म। ऐसे पार्टनर जो ना तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में, लेकिन वो अपना नाम जो है वो बिजनेस में यूज करने के लिए दे देते हैं। तो कोई फेमस बिजनेसमैन होते हैं, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं या जिनकी मोनोपोली होती है, जिनकी गुडविल होती है मार्केट में, तो ऐसे लोग अपना जो नाम है वो किसी दूसरी संस्था में जोड़ देते हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो पार्टनर हैं उनको नॉमिनल पार्टनर के रूप में देखा जाता है। तो ये ना तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ना ही किसी तरह का फंड या मनी इन्वेस्ट करते हैं, बट ये केवल अपना नाम जो है बिजनेस या फर्म को दे देते हैं। दे आर नॉमिनल पार्टनर बट आर लायबल टू थर्ड पार्टीज। नॉमिनल पार्टनर जरूर होंगे लेकिन ये थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल होते हैं। इनकी लायबिलिटीज जो है थर्ड पार्टी के लिए बनी होती हैं फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। जितने भी एक्टिविटीज जो है फर्म की होती हैं उनके सब एक्टिविटीज के कारण जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी एक्ट्स हैं, जो भी परफॉर्म किया गया है, उन सब के लिए जो है नॉमिनल पार्टनर भी लायबल होते हैं। अनलाइक अ स्लीपिंग पार्टनर दे आर नोन टू आउटसाइडर एज पार्टनर इन द फर्म। स्लीपिंग पार्टनर के जैसे अगर हम देखें तो दे आर नोन टू द आउटसाइडर एज पार्टनर इन द फर्म। ये जनरली आउटसाइडर पार्टनर के रूप में भी इनको देखा जाता है फर्म का, और वेयर एज एक्चुअली दे आर नॉट। जबकि ऐसा नहीं है, वो नॉमिनल तो होते हैं, नाम दिया गया होता है, तो आउटसाइडर नहीं होते हैं, वो इनसाइडर ही होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है, लोगों को नहीं जानकारी होती है, तो इनको नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। और दे आर ट्रीटेड एज तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स है ना। तो सो नॉमिनल पार्टनर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बिजनेस में अपना नाम और अपने जो है उसमें देते हैं और उसके कुछ शेयर या कुछ प्रॉफिट जो है उसको उनको मिलता है। देन फोर्थ वन इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ऐसे पार्टनर जो केवल प्रॉफिट में पार्टनर होते हैं। तो अ पार्टनर हु इज एंटाइल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट्स of the partnership firm without being liable to share of the losses is called partners in profits only। ऐसे पार्टनर जो केवल फर्म के बिजनेस के प्रॉफिट्स के शेयर को लेते हैं, ना कि लॉसेस को। लॉसेस में उनका कोई शेयर नहीं होता, प्रॉफिट्स में केवल उनका शेयर होता है। ऐसे पार्टनर्स को पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली कहा जाता है। Thus, a person who has sufficient capital but is not prepared to take risk may be admitted to the partnership by the other partner। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनके पास सफिशिएंट कैपिटल होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो केवल प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस तरह के लोगों को, जो पार्टनरशिप फर्म है उनके पास पैसे की कमी होती है, तो जो ज़्यादा सफिशिएंट फंड वाले लोग होते हैं उनको अपना पार्टनर बना लेते हैं और वो केवल प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लॉसेस में उनका कोई शेयर नहीं होता है। इस तरह के पार्टनर्स को पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली कहा जाता है, जैसे कि नाम से भी आपको दिख रहा होगा। इन स्पाइट ऑफ हिज स्पेसिफिक पोजीशन he continued to be liable to third parties for all act of the firm just like other parties। तो ये भी जो है, जो पार्टनर्स होते हैं वो भी इनकी भी लाइबिलिटीज होती हैं। कंटिन्यूली दे आर लाइबल्स टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। सभी तरह के जो एक्ट हैं उनके लिए जो पार्टनरशिप है उसमें ये लाइबल होते हैं और जस्ट लाइक अदर पार्टीज। तो ऐसा नहीं है कि इनकी कोई लाइबिलिटीज नहीं है,
they are also bounded with the firm act and the liabilities of the to the third parties. तो इस तरह के पार्टनर्स जो है इनको हम पार्टनर्स इन प्रॉफिट कहते हैं, जो केवल पैसा नहीं लगाते हैं और केवल प्रॉफिट्स में ही शेयर लेते हैं, वो किसी तरह का रिस्क इसमें नहीं लेना चाहते हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी रिस्क in the partnership firm. So they are only partners in a profit, and they just share the profits and not the losses. So these kind of partners are known as partners in profits only. Next, fifth one है आपका सब पार्टनर्स. सब पार्टनर्स बेसिकली ऐसे पार्टनर्स होते हैं एंड वेयर अ पार्टनर एग्री टू हैव शेयर हिज प्रॉफिट इन द फर्म विद द थर्ड पर्सन. ऐसे पार्टनर जो अपना प्रॉफिट किसी तीसरे व्यक्ति या तीसरे पर्सन थर्ड पर्सन के साथ शेयर करते हैं फर्म का, एंड दैट थर्ड पर्सन इज कॉल्ड सब पार्टनर. तो इस तरह के पार्टनर्स को हम थर्ड सब पार्टनर कहते हैं. जैसे ए और बी पार्टनर हैं, लेकिन ए ने जो है सी को अपना पार्टनर बनाया, बी ने उसको अपना पार्टनर नहीं बनाया. तो जो ए और बी का पार्टनरशिप थी वो 50-50% थी, लेकिन सी को ए लेके आया तो ए ने कहा कि सी मेरे पार्ट से प्रॉफिट लेगा, यानी कि मेरे पार्ट्स का काम करेगा, तो मेरे पार्ट से ही प्रॉफिट लेगा, तो यह सब पार्टनर कहलाएगा, है ना. तो थर्ड पर्सन्स को जब पार्टनर बना लेता है कोई पार्टनर और वो एग्रीज कर जाते हैं, तो इस तरह के पार्टनर को सब पार्टनर कहते हैं. एंड सच अ सब पार्टनर हैज नो राइट्स एंड नो ड्यूटीज. इस तरह के जो पार्टनर्स होते हैं सब पार्टनर्स, उनके ना तो कोई राइट्स होते हैं ना कोई ड्यूटीज होती हैं टूवर्ड्स द फर्म, एंड डज नॉट कैरी एनी लायबिलिटी फॉर द डेट ऑफ द फर्म. और ना ही वो किसी तरह के लायबिलिटीज को जो है डेट के लिए, लाइबिलिटीज के लिए नहीं होते हैं, ना ही वो उस तरह की लाइबिलिटीज को कैरी करते हैं. एंड आल्सो ही कैन नॉट बाइंड द फर्म और अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट. और इस तरह के पार्टनर ना तो फर्म के किसी एक्ट के, ना ही किसी अन्य पार्टनर के एक्ट के लिए बाउंडेड होते हैं, ना वो किसी तरह की बंदिश पे नहीं होते हैं. तो इस तरह के पार्टनर को सब पार्टनर कहा जाता है. मतलब वो आएगा पार्टनर, पैसा लगाएगा, सब करेगा, प्रॉफिट लेगा या जो भी करेगा, लेकिन वो पार्टनर डायरेक्टली कंपनी का पार्टनर नहीं है, एक पार्टनर का सब पार्टनर कहलाता है. तो इस तरह के पार्टनर को हम सब पार्टनर, इसीलिए जो है वो इस तरह सब पार्टनर जो होते हैं उनको कोई राइट्स और ड्यूटीज नहीं दी गई होती हैं फर्म के लिए, ना ही वो किसी तरह की लाइबिलिटीज को या डेट ऑफ द फर्म को जो है कैरी करते हैं. एंड आल्सो कैन नॉट बाइंड द फर्म और अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट. ना ही कोई फर्म या ना ही कोई अन्य पार्टनर्स के एक्ट के लिए वो बाउंडेड होते हैं. तो इस तरह के पार्टनर्स को हम सब पार्टनर कहते हैं. नेक्स्ट जो है वो है आपका पार्टनर्स बाय एस्टेबल और होल्डिंग आउट. बेसिकली ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं, इफ द बिहेवियर ऑफ पर्सन arouses the misunderstanding that he is a partner in the firm when actually he is not. कई बार ऐसे पार्टनर लोग देख लेते हैं कि ये पार्टनर है, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट बेसिकली ये पार्टनर नहीं होते हैं, एक्चुअली वो पार्टनर नहीं होते हैं. सच अ पर्सन इज स्टॉप्ड फ्रॉम लेटर ऑन डिनाइंग द लायबिलिटीज ऑफ द एक्ट ऑफ द फर्म. Such a person is called partner by estoppel and he is liable to all third parties. तो बाकी थर्ड पार्टीज के लिए वो लाइबल होते हैं, लेकिन ऐसे पार्टनर्स को जो है हम पार्टनर्स बाय एस्टोपल कहते हैं, और बिकॉज ही इज लाइबल टू ऑल थर्ड पार्टीज. सिमिलरली ए पर्सन हु इज डिक्लेयर टू बी अ पार्टनर व्हेन एक्चुअली ही इज नॉट. अगर किसी व्यक्ति को हम पार्टनर डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन एक्चुअली वो पार्टनर नहीं होता है, तो डज नॉट डिनाई द फैक्ट that he is a partner. तो कोई इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता है. एंड ही बीइंग हेल्ड आउट एज अ पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. तो इस कारण से वो फिर रेस्पॉन्सिबल हो जाता है सभी तरह की बिजनेस लायबिलिटीज के लिए. एंड द लॉ रिलेटिंग टू द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट विच लेज डाउन द. तो इस तरह की जो एस्टोपल बाय पार्टनर है या होल्डिंग पार्टनर है, उनकी जो एक्ट है वो कई अन्य चीज़ों को भी डिस्क्राइब करता है. तो सेक्शन 28 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में आता है, एनीवन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वर्ड्स स्पोकन या रिटन में या कंडक्ट करता है, अपने रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू अ पार्टनर इन द फर्म. तो कोई भी इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं, जैसे बाय वर्ड्स, बाय स्पोकन, बाय रिटन, या प्रेजेंटेशन इन सेल्फ प्रेजेंटेशन, अगर वो अपने आप को दिखाता है कि मैं पार्टनर हूँ एंड इन द फर्म, इस पार्टिकुलर फर्म है, इज लायबल एज ए पार्टनर. फिर वो लायबल होगा एज ए पार्टनर इन द फर्म एंड टू एनी वन हु हैज
on the faith of the such presentation gives credit to the firm. Whether the person representing himself or represented to be a partner does not or does know that the representation is reached the person, so giving credit, etc. The rule as the holding out is based on the doctrine of estoppel as contained in section 115 115 of Indian Evidence Act के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल जो कंटेन है वो इसमें लेता है, होल्डिंग आउट बेस्ड होता है. इसके अलावा होल्डिंग आउट का जो मीनिंग है एक्चुअल में हम देखें तो होल्डिंग आउट मीन्स टू रिप्रेजेंट. इसका मतलब रिप्रेजेंट करना होता है. स्ट्रेंजर who would hold themselves out or represent themselves to be a partner in a firm, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है पार्टनर के रूप में या वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है बाई वेयर बाई दे इंड्यूस अदर टू गिव द क्रेडिट टू द पार्टनरशिप और कॉल द पार्टनर्स बाई होल्डिंग आउट. अगर इस तरह के पर्सन से वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है और अपनी क्रेडिट टू द पार्टनरशिप दे रहा होता है तो इस तरह के पर्सन को प्रेजेंट पार्टनर्स बाई होल्डिंग आउट भी कहा जा सकता है. तो होल्डिंग आउट का मतलब प्रेजेंट करना, बेसिकली अपने आप को टू प्रेजेंट. कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है बट वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है. तो इस तरीके इन केस ऑफ पार्टनरशिप बाय स्टॉपल अगर हम बात करें तो द रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय पार्टनर about the stranger and within his knowledge and hearing and does not contradict it, he is in the held liable as a partner. तो इस तरह के जो पार्टनर हैं वो रिप्रेजेंटेशन तो होता है बट इज मेड बाय पार्टनर्स अबाउट स्ट्रेंजर and within his knowledge and hearing he does not contradict it and he is then holding liable as a partner. इफेक्ट्स ऑफ होल्डिंग आउट अगर हम बात करें कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है तो होल्डिंग आउट पार्टनर बिकम पर्सनली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर द एक्ट. जो इंडिविजुअली पार्टनर्स जो वो इंडिविजुअली लाइबल होगा किसी भी एक्ट के लिए फर्म के जो भी एक्ट किए जाएंगे बट ही डज नॉट बिकम अ पार्टनर इन द फर्म and is not entitled to any rights or claim upon them. An outsider and who has given credit to the firm thinking him to be a partner. अगर वो क्रेडिट देता है, आउटसाइडर है और अपना को क्रेडिट देता है कि मैं पार्टनर हूँ और जो भी फर्म की एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो वो हर तरह की लाइबिलिटीज जो भी एक्ट होंगे पार्टनर फर्म के उन फर्म के लिए लाइबल होगा. एंड एज द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर ही ज्वाइन एंड सेवरल ही कैन बी हेल्ड लाइबल टू पे द एंटायर अमाउंट. जो भी लाइबिलिटीज उसकी बनती है और वो ज्वाइन करता है जब पार्टनर तो उसको भी सारी चीज़ें लाइबल होती हैं और वो पे करने के लिए लाइबल होगा. बट अंडर द डॉक्टर ऑफ सब rogation as well as on the basis of quasi contract he can recover the amount so paid from the partner of the firm and he if they are solvent. अगर वो solvent हो जाते हैं